आइए बच्चों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ टेंस का फुल वीडियो, जिसमें मैं टेंस के सभी स्ट्रक्चर को बताऊंगा और साथ में उनके रूल्स भी बताऊंगा। आप चाहें तो वीडियो को रोक रोक कर इसे नोट्स कर सकते हैं और लिख सकते हैं। साथ में अगर आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, टेंस को समझना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में संपर्क करें। हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू ऑनलाइन क्लास भी प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं टेंस के बारे में। टेंस, इसको हिंदी में हम लोग काल कहते हैं। इसका मैंने पहले भी कई वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पर आकर उन सारे वीडियो को पार्ट बाय पार्ट भी देख सकते हैं। आज का वीडियो जो है बिल्कुल शॉर्ट में होगा और शॉर्ट में मैं टेंस के सारे रूल्स और नियम को भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं टेंस। टेंस के 3 भाग होते हैं। आप लोग पढ़ चुके हैं। टेंस के 3 भाग बोलिए या टेंस के 3 प्रकार बोलिए। टेंस जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और सभी टेंसों के तीनों के भी 4-4 भाग हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस के जो 4 भाग हैं, उसमें भाग हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से पास्ट के भी 4 भाग हैं: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर के भी इसी तरह से 4 भाग हैं। उनके चारों नाम हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर इंडेफिनिट टेंस कह लें। इंडेफिनिट टेंस के दो नाम हैं। ये 2 नाम से जाने जाते हैं। या तो हम उसे इंडेफिनिट टेंस कहते हैं या उसे हम सिंपल टेंस भी कहते हैं। इंडेफिनिट टेंस का ही दूसरा नाम है सिंपल टेंस। तो कन्फ्यूज़न मत होइएगा। इसी को किसी किसी बुक में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा रहता है और इसी का दूसरा नाम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी दिया रहता है। और एक और मैं आपको टेंस के बारे में बता दूं, जो कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, इनके भी 2 या 3 नाम आपको किताब में देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि पहले तो मैंने आपको नाम ले लिया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अलावा इनके और 2 नाम है: प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ये 3 नाम है प्रेजेंट टेंस के, कह लीजिए पास्ट टेंस के कह लीजिए। तो कंटिन्यूअस के भी 3 नाम होते हैं और इंडेफिनिट के भी 2 नाम अलग अलग हैं। दोनों नामों से इनको हम जानते हैं। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने नाम लिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसको कैसे पहचानेंगे? देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंत में ता, ते, ती और है लगा रहेगा। जैसे कि ता है, ती है, ते है लगा रहेगा। इनके वाक्य जो हैं इस प्रकार से हो सकते हैं: राम आम खाता है, सीता बाजार जाती है, हम लोग खेलते हैं। सभी वाक्यों में ता है, ती है लगा रहेगा। ऐसे वाक्यों के स्ट्रक्चर्स रहेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरे नंबर में आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंत में रहा है, रही है या फिर रही है दिया रहता है। जैसे कि राम आम खा रहा है, राधा खेल रही है, तुम पत्र लिख रहे हो इत्यादि। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस O। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों के अंत में चुका है लगा रहेगा। जैसे कि राम आम खा चुका है, सीता पत्र लिख चुकी है, इस तरह से दिया रहेगा। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। चौथे नंबर में हम आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इनके अंत में करता रहा है, यानी वाक्य के अंत में लगा रहेगा करता रहा है। जैसे कि राम आम खाता रहा है, सीता पत्र लिखती रही है, या फिर दिया रहेगा राम 2 घंटे से आम खा रहा है, सीता 2 घंटे से पत्र लिख रही है। इस तरह के वाक्य अगर होंगे तो उनका स्ट्रक्चर इस पर सेट होगा, इस पर बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस BEEN बिन प्लस वर्ब 4
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इन सारे स्ट्रक्चर को मैं स्क्रीन पर भी मैं एक पेपर में लिखकर फ्लैश कर रहा हूँ, आप वीडियो को रोक करके इसे आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर की तरफ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इस वाक्य के अंत में लिखा रहेगा ता था, ती थी, ते थे। जैसे कि राम आम खाता था, राम आम खाती थी, सीता आम खाती थी, हम लोग बाज़ार जाते थे, इस तरह से लगा रहेगा। इसके अलावा या, ये भी लगा रहता है, जैसे कि राम आम खाया, सीता बाज़ार गई, हम लोग खेले। ये सारे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएंगे। इसके स्ट्रक्चर्स होंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। आते हैं 6ठे नंबर पर, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसे वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, इस तरह से लगे रहेंगे, जैसे कि राम आम खा रहा था, सीता पत्र लिख रही थी। इसके स्ट्रक्चर्स होंगे सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब फोर प्लस ओ। इनके स्ट्रक्चर को आप स्क्रीन पर भी देख लीजिएगा और देखकर अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर आपका स्ट्रक्चर्स गलत नोट हो जाएगा तो आपका सेंटेंस वाक्य जो है वह गलत बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। ऐसे वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा रहता है, जैसे कि राम आम खा चुका था, सीता पत्र लिख चुकी थी। इसके लिए स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसे वाक्यों के अंत में करता रहा था, करती रही थी, इस तरह से लगा रहेगा, या फिर इसके साथ टाइम भी दिया रह सकता है, रहा था के साथ टाइम दिया रहेगा। जैसे कि मैं वाक्य का अनुवाद कर रहा हूँ, राम आम खाता रहा था, राम आम खाता रहा था, इस तरह से दिया रहेगा। या फिर दिया रहेगा सीता पत्र लिखती रही थी। या फिर दूसरे वाक्य में या दूसरे रूप में बोलें तो राम आम 2 घंटे से खा रहा था, सीता पत्र 4 घंटे से लिख रही थी। इस तरह से वाक्य होंगे तो यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेंगे। इनके स्ट्रक्चर्स होंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस BWN बिन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर की तरफ, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ऐसे वाक्यों के अंत में गा गे गी लगा रहेगा, जैसे कि राम आम खाएगा, सीता पत्र लिखेगी, तुम बाजार जाओगे, सभी में गा गे गी से अंत होंगे। ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय स्ट्रक्चर्स होंगे सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। आते हैं, आगे बढ़ते हैं 10 नंबर की तरफ, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा ऐसे शब्द लगे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे कि राम आम खा रहा होगा, सीता बाजार जा रही होगी, सीता पत्र लिख रही होगी। इनके अनुवाद इस प्रकार से किए जाएंगे, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस BE प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर की तरफ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ऐसे वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे लगा रहेगा। ऐसे वाक्यों के अनुवाद इस प्रकार से होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वैसे तो इस तरह के वाक्य नहीं होते हैं, टेंस में दिए नहीं होते हैं, लेकिन इनका अभ्यास कर लीजिए कुछ इस प्रकार से आप, जैसे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसे वाक्य होते नहीं हैं मैंने बताया, लेकिन अगर आप चाहें तो इस तरह से अनुवाद कर सकते हैं, करता रहा होगा, करता रहा होगा, करती रही होगी, या फिर रहा होगा के साथ साथ समय दिया रहेगा, जैसे कि राम आम 2 घंटे से खा रहा होगा, या राम आम खाता रहा होगा, सीता पत्र लिखती रही होगी,
या फिर दूसरे वाक्य में सीता 4 घंटे से पत्र लिख रही होगी। ऐसे वाक्यों का अनुवाद आप इस प्रकार से कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बी डबल एन बिन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। आगे बढ़ते हैं। सारे वीडियो को आप चाहें तो पॉज करके नोट्स कर सकते हैं सारे स्ट्रक्चर्स को। आगे बढ़ते हैं इनके रूल्स की तरफ। टेंस को बनाते समय इनका रूल्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना रूल्स के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। टेंस को बनाने के लिए सबसे पहले आपको तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर आकर के हमारे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का वीडियो पहले देख लें, उसके बाद ही टेंस वाला इस वीडियो को देखें। आगे बढ़ते हैं हम अपने रूल्स की तरफ। इससे पहले वाले सारे वीडियो में मैंने रूल्स को भी बताया था, और इसमें एक बार मैं सारे रूल्स को 1 से लेकर के 15 तक मुख्य रूल जो हैं वह टेंस के इस 12 स्ट्रक्चर का जो मैंने नाम लिया था, 12 स्ट्रक्चर में ये सारे काम आएंगे। हमारा जो रूल्स होगा वो 15 मुख्य रूप से रूल होगा। आइए रूल नंबर 1 में हम आते हैं। वर्ब 1 हम लोग कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। वर्ब 1 का प्रयोग हम लोग प्लूरल वर्ड के साथ लगाते हैं, और टू नेम्स, जहाँ भी एक से अधिक नाम होगा वहाँ पर हम लोग वर्ब 1 का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आई, वी, यू, दे, जिस सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे दिया रहेगा उन सारे सब्जेक्ट के साथ भी हम लोग वर्ब 1 का ही प्रयोग करेंगे। वर्ब 5 का प्रयोग कहाँ करेंगे। रूल नंबर 2, सिंगुलर वन नेम ही, सी, इट, etc इत्यादि के साथ हम लोग वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 3, इज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वन नेम के साथ, ही, सी, इट, etc इत्यादि के साथ हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। एम का प्रयोग। रूल नंबर 4, एम का प्रयोग केवल आई के साथ करेंगे, आई के साथ लगाएं। रूल नंबर 5, आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, टू नेम्स के साथ, वी, यू, दे इत्यादि के साथ आप आर का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 6, हैज़ का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वन नेम के साथ, ही, सी, इट इत्यादि के साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 7 में हैव का प्रयोग प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, टू नेम्स के साथ, आई, वी, यू, दे इत्यादि के साथ आप हैव का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं रूल नंबर 8, सिंस का प्रयोग, जो सबसे भारी और कठिन है, लोगों को बहुत ही कठिन लगता है सिंस का प्रयोग कहाँ पर किया जाए। तो ध्यान दीजिए सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं। सिंस का प्रयोग हम लोग डेट, टाइम, ईयर, डेज नेम, मंथ नेम, फेस्टिवल नेम, इवेंट्स नेम के पहले प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं सिंस 1 जनवरी, कोई भी डेट दिया रहे, साल का कोई भी डेट हो, डेट के बारे में अगर हमें किसी को वाक्य बनाना है, डेट के बारे में बताना है, तो हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। टाइम का प्रयोग, अगर टाइम दिया रहे 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे, तो सिंस 2 o'clock लिखेंगे। अगर हमको टाइम बताना है कि दोपहर के समय, शाम के समय या रात के समय, तो हम लोग सिंस मॉर्निंग, सिंस नाइट, सिंस इवनिंग इस तरह से सिंस का ही प्रयोग करेंगे। अगर हमें सोमवार बताना है तो हम लोग सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे, सिंस संडे इस तरह से प्रयोग करेंगे। साथ में मंथ नेम के पहले हमेशा सिंस का प्रयोग होगा, जैसे कि सिंस दिसंबर, सिंस जनवरी इत्यादि। फेस्टिवल नेम के पहले हमेशा सिंस का प्रयोग करें, जैसे कि सिंस होली, सिंस ईद, सिंस मुहर्रम, सिंस क्रिसमस, सिंस गुरु पर्व इस तरह से। कोई भी घर में फंक्शन हो कोई भी तरह का, तो सिंस बर्थडे, सिंस मैरिज या सिंस एनिवर्सरी इस तरह से हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। घर में कोई भी तरह का कार्यक्रम हो, पूजा हो, कोई भी तरह का फंक्शन हो। इसके अलावा
सिंस का प्रयोग यस्टरडे, टुमारो, टुडे इन सब के पहले भी हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। आइए रूल नंबर 9 में आते हैं, फोर का प्रयोग कहाँ पर करेंगे। फोर का प्रयोग हम लोग ड्यूरेशन यानी टाइम ऑफ ड्यूरेशन को बताने के लिए करते हैं, यानी समय की अवधि को बताने के लिए हम लोग फोर का प्रयोग करते हैं। जब कोई काम लंबे समय से हो रहा हो, चल रहा हो, तो उस समय को गिन कर जोड़ कर जब हम बताते हैं तो वहाँ पर हम लोग फोर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम 2 महीने से कोई काम लगातार कर रहे हैं, लेकिन 2 महीने का जो काम है उसका हमें डेट नहीं मालूम है कि मैंने वह काम किस डेट को शुरू किया था। तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर हम लोग बोल देते हैं कि मैं 2 महीने से स्कूल जा रहा हूँ, मैं 2 महीने से ऑफ़िस जा रहा हूँ। वैसे में हमने उसका तारीख यानी डेट याद नहीं होता है, तो अगर हमें डेट नहीं याद होता है तो हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं 2 महीने से, तो यहाँ पर लगाते हैं फॉर 2 मंथ्स। या फिर बोलते हैं कि अंकल जी 2 घंटे से आए हुए हैं, कोई आपके घर मेहमान आए हुए हैं और जब वो आए थे तो उनका आप टाइम नहीं देखे हैं, तो वैसे स्थिति में हम लोग बोलते हैं 2 घंटे से आए हुए हैं, तो वहाँ पर हम लोग फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 मिनट्स, फॉर 2 वीक्स। याद रखिएगा, जब हमें पॉइंट ऑफ टाइम नहीं मालूम हो कि वह काम कब शुरू हुआ है, तो वैसे स्थिति में हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। फॉर 2 वीक्स, फॉर 10 ईयर्स, फॉर 10 नाइट्स या फिर फॉर 10 डेज़, 10 दिनों से। अब आते हैं वाज का प्रयोग। वाज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, वन नेम के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, और आई, ही, सी, इट इन सब के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। वर्ग का प्रयोग, वर्ग का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे, टू नेम्स के साथ करेंगे, और वी, यू, दे इत्यादि के साथ वर्ग का प्रयोग करेंगे। शैल, शैल का प्रयोग आई और वी के साथ करेंगे हम लोग। वैसे तो आप अगर सीनियर क्लास में है, 6 में है, 7 में है, 8 में है, 9 में है और 10 में है, तो आप तो सभी जगह विल का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये शैल और विल का नियम सिर्फ छोटे क्लास के बच्चों के लिए ही लागू होता है। जो क्लास 4 से नीचे के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये लागू होता है कि शैल कहाँ पर लगाना है और विल कहाँ पर लगाना है। बाकी आगे आप अगर 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th क्लास में है तो आप लोग सभी जगह विल का प्रयोग ही कर सकते हैं, क्योंकि सब जगह इंग्लिश में, अब मॉडर्न इंग्लिश में जो है विल का प्रयोग चलने लगा है। शैल का प्रयोग का यूज़ जो है दूसरे रूप में किया जाता है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा वो कहाँ पर होता है। लेकिन अगर आप क्लास 4 या 4 से नीचे हैं तो आप लोग के लिए शैल और विल का नियम लागू होगा और लगता है। तो क्या नियम है, शैल हम लोग आई और वी के साथ लगाते हैं, शैल का प्रयोग आई शैल, वी शैल, इस तरह से। रूल नंबर 13 में आते हैं, विल का प्रयोग। विल का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं आई और वी को छोड़कर। ध्यान दीजिएगा, ये जो नियम है ये क्लास 4 से नीचे के बच्चों के लिए लागू होता है। मैंने बता दिया कि मॉडर्न इंग्लिश में अब सभी जगह विल का ही प्रयोग होता है, शैल का प्रयोग दूसरे रूप में करते हैं हम लोग। तो विल का प्रयोग सभी जगह हम लोग करते हैं, तो यह क्लास 4 से नीचे बच्चों के लिए लागू होता है कि विल का प्रयोग आई और वी को छोड़कर सभी के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं। आते हैं आगे रूल नंबर 14 में, डू का प्रयोग प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, टू नेम्स दिया रहा है उसके साथ, यानी एक से अधिक कोई भी आदमी का नाम हो, मानव का नाम दिया हुआ हो, तो वहाँ पर हम लोग डू का प्रयोग करते हैं, या फिर जानवर का नाम भी हो तब भी वहाँ पर हम लोग डू का प्रयोग करेंगे, यानी वो प्लूरल सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट जो होता है वो प्लूरल होना चाहिए। आई, वी, यू और दे इत्यादि के साथ हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। डस का प्रयोग हम लोग सिंगुलर के साथ करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डस का प्रयोग करेंगे। वन नेम होगा वहाँ पर भी वहाँ पर भी हम लोग डस का प्रयोग करेंगे। ही, सी, इट इत्यादि सभी के साथ हम लोग डस का प्रयोग करेंगे। रूल तो हमारा 15 तक ही बनता है टेंस में, लेकिन एक 16वां रूल मैंने ऐड कर दिया है, डिड का प्रयोग, क्योंकि जब डू और डज का प्रयोग हम लोग पढ़ चुके हैं तो कहीं कहीं पर हमें डिड देखने को मिल जाता है। तो डिड का प्रयोग कहाँ पर होता है वह भी अगर जान लेते हैं तो हमारा टेंस जो होता है लगभग 90% यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो डिड का प्रयोग कहाँ पर होता है,
डिड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए किया जाता है। कोई भी वाक्य हिंदी में या अंग्रेजी में अगर वो निगेटिव में होगा तो वहाँ पर डिड नॉट का प्रयोग हम लोग करते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, पास्ट के साथ ही यूज़ होता है डिड का, डिड नॉट जो हम लोग लगाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड नॉट का प्रयोग लगाते हैं, या फिर डिड से हम लोग क्वेश्चन को भी बनाते हैं, जिसको हम लोग क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सेंटेंस भी कई प्रकार के होते हैं, सेंटेंस भी 4-5 प्रकार के होते हैं। तो आप लोग उसका भी वीडियो हमारे चैनल पर आकर देख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही वीडियो है, और मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन भी दबा दीजिए। मैंने कोशिश किया है कि इस 20 से 25 मिनट का इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूं। ऐसे वैसे तो मैंने इसे शॉर्ट वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने रूल्स और टेंस के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, 12 स्ट्रक्चर मुख्य रूप से है, जो कि आपको किताबों में देखने मिल जाते हैं, उन सारे को जिक्र कर दिया है। साथ में अपने वीडियो के अंत में मैं आपको इनके 48 स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं उनको भी मैं दिखा दे रहा हूँ। आप स्क्रीन पर से देख सकते हैं कि टेंस के 48 स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनते हैं, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उन्हें हम कैसे बनाते हैं, उनके भी नियम, सारे रूल्स इसी रूल्स के अंतर्गत आते हैं, जो मैंने आपको अभी 15 या 16 रूल्स जो मैंने अभी दिखाए हैं, लिखे हैं। इन सारे रूल्स को ही फॉलो कर आप 48 सेंटेंस में वाक्य को कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं एक ही सेंटेंस को, एक ही वाक्य को 48 तरह से चेंज करके दिखाऊंगा कि एक ही वाक्य को, एक लाइन का जो वाक्य है उस वाक्य को आप 48 तरीके से लिख सकते हैं हिंदी में। आप ध्यान दीजिए, नेक्स्ट वाला वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। उसमें मैं आपको एक ही लाइन का, यानी एक ठो सेंटेंस, जो फर्स्ट में एक सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, टॉपिक जो दिया रहेगा, उससे मैं 48 वाक्यों में चेंज करके दिखाऊंगा, और साथ में उसका आंसर कैसे बनता है वह भी मैं दिखाऊंगा। यह वीडियो भी कुछ ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लगभग 20 से 25 मिनट का होने का मैं उम्मीद करता हूं। तो उस वीडियो में मैं आपको असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सारे वाक्यों को एक साथ मैं दिखाऊंगा। इस वीडियो में मैंने कुछ तेज़ी से वीडियो को ख़त्म करने के लिए तेज़ी से मैंने बोला है। आप वीडियो को पॉज करके सारे रूल्स और नियम को नोट्स कर सकते हैं। आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही है। धन्यवाद।